Charging and discharging of a capacitor. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक कैपेसिटर है, जब उसको सर्किट में लगाते हैं तो चार्ज अचानक से चेंज नहीं होता, उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर उसके सीरीज में रेजिस्टेंस है तो इंस्टेंटेनियस चार्ज हम सेम मान लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे चार्ज चेंज होता है और फाइनली क्या आ जाती है, एक स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाता है, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। अब हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि वो चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलेगा, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि शुरुआत में क्या होगा और आखिरी में क्या होगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि टाइम के साथ चार्ज कैसे चेंज होता है। अगर कैपेसिटर को हमने सर्किट में लगाया और अगर किसी कैपेसिटर को रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसका चार्ज खत्म भी होता है, तो वो किस तरह से होगा। तो पहले डिस्कस करेंगे हम चार्जिंग के बारे में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखो, कंसीडर एन इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर, consider an initially uncharged capacitor connected in a circuit as shown. Connected in a circuit as shown. तो एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, उसको हमने इस तरह से सर्किट में कनेक्ट किया। At t is equal to 0, switch is closed. t is equal to 0 पे स्विच क्लोज किया, ठीक है। अब अपना एम है फाइंड करना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सर्किट है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। स्विच को क्लोज किया टी इज इक्वल टू 0 पे, चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलेगा। अब देखो, इसमें हमें पता है कि चार्ज बदलेगा और किसी टाइम पे क्या होगा। तो जब भी हमें ऐसे कोई वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं तो हम न तो शुरुआत वाली बात कर सकते हैं ना एंड वाली, हमको किसकी बात करनी पड़ेगी, एक इंटरमीडिएट स्टेज की बात करनी पड़ेगी। किसी समय जब इस पे चार्ज भी आ जाएगा और करंट भी फ्लो कर रहा होगा। जैसे शुरुआत में तो चार्ज क्या रहेगा, जीरो, करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो करंट क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा और स्टडी स्टेट पे करंट जीरो हो जाएगा, चार्ज फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमें किसी भी टाइम पे देखना है, तो किसी भी टाइम पे चार्ज भी होगा और करंट भी होगा। तो वो सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी कि मान लो किसी टाइम टी पे जो सर्किट है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये ईएमएफ हो गया, ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटेंस, और कुछ चार्ज इस पे आ चुका होगा, मतलब इस पे क्यू आ गया होगा तो इस पे माइनस क्यू, और कुछ करंट आई जो है वो स्मॉल आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कभी भी ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें चीजें बदल रही हैं, हमें किसी इंस्टेंट पे कुछ बताना है, तो हमको सबसे पहले तो उस इंस्टेंट पे सिचुएशन बनानी पड़ेगी, क्या होगी। उसके बाद क्या करना है, केवीएल लगाएंगे हम, क्योंकि केवीएल या केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या करंट लॉ, हम किसी भी इंस्टेंट पे लगा सकते हैं, वो इंस्टेंटेनियस लॉज होते हैं। चाहे हम शुरू में लगाएं, एंड में लगाएं, बीच में लगाएं, तो यहां पर भी भले कोई भी सिचुएशन है केवीएल हम लगा सकते हैं। उस केवीएल से हमारे पास क्या आएगी, एक इक्वेशन, और उस इक्वेशन का यूज करके हम क्या बता सकते हैं, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या इक्वेशन आएगी केवीएल से, तो बैटरी में ये माइनस ये प्लस, रेजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, इसमें ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी। तो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
क्या इक्वेशन आएगी अगर हम यहां से शुरू करते हैं? चलो यहां से करते हैं। तो यहां से यहां गए तो क्या लिखेंगे? ई। फिर यहां से यहां गए तो -IR। फिर यहां से यहां गए तो -Q/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा E माइनस Q/C इज इक्वल टू IR। अब I को क्या लिख सकते हैं? dQ/dt। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख ले, EC माइनस Q/C इज इक्वल टू dQ/dt इंटू R। तो I होगा जिस रेट से ये चार्ज चेंज हो रहा होगा उसके बराबर। अब देखो डी क्यू और डी टी, तो दो वेरिएबल आ गए जिसमें हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यू एक टी। तो जो क्यू वाली टर्म्स हैं उसको डी क्यू की तरफ ले जाएं, टी वाली टर्म को टी की डी टी की तरफ, कांस्टेंट कहीं भी रख सकते हैं। तो टी की तो कोई टर्म है ही नहीं, तो ई सी माइनस क्यू को कहां ले जा सकते हैं? डी क्यू की तरफ। और आर और सी कांस्टेंट, इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हो चाहे यहां रख लो। तो 1/RC इधर ले आते हैं इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू। और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब लिमिट्स डिपेंड करेगा इनिशियल सिचुएशन पे। देखो ये तरीका भी याद रखना है, क्योंकि जो हम रिजल्ट अभी डिराइव कर रहे हैं वो तब एप्लीकेबल होगा जब इनिशियली कैपेसिटर कैसा है? अनचार्ज। अगर मान लो पहले से चार्ज दे दिया कहीं पर, तो फिर लिमिट्स उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो अभी इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है? 0। और किसी भी टाइम t पे चार्ज कितना हो गया? q मान लिया हमने। तो अब इसको इंटीग्रेट करें। तो क्या आएगा? 1/RC dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स रखोगे तो t माइनस 0, तो t ही बचेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग। लॉग में क्या आएगा? EC माइनस क्यू। तो ये आएगा -ln EC माइनस क्यू और लिमिट्स 0 से q। ठीक है, क्यों आया ये? तो एक तो ये है कि हम सब्सटीट्यूशन करके देख सकते हैं, या फिर एक रिजल्ट जो हम ने पहले डिस्कस भी किया है उसको याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी जैसे फंक्शन होता है कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, अगर कुछ जी एक्स प्लस सी आता है, तो इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स अगर लिखना है, मतलब एक्स को एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे 1/a इंटू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी आ जाता है। तो ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। या 1/q का क्या होगा? ln q। तो q की जगह हमने क्या लिख दिया एक तरीके से? -q प्लस ई सी। तो a -1 के बराबर हो गया और b किसके बराबर हो गया? ई सी। तो a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड करोगे तो माइनस आ जाएगा, और ln में क्या रहेगा? ई सी माइनस क्यू। ठीक है, या इसको अलग से भी याद रख सकते हो, फिजिक्स में कई जगह काम आता है। इंटीग्रल 1/ax प्लस बी डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/a ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, लेकिन अब ये तो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे हम उस हिसाब से। तो क्या आएगा? t बाय आर सी इज इक्वल टू -ln, पहले अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? ई सी माइनस क्यू। फिर लोअर लिमिट रखोगे तो क्यू को 0 रखोगे तो क्या बचेगा? ई सी।
ठीक है, वैसे एल एन ए माइनस एल एन बी आएगा, उसको क्या लिख सकते हैं, एल एन ए अपॉन बी। तो माइनस साइन को इधर ले आए और लॉग को भी इधर लाओगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, क्योंकि लॉग का बेस यहाँ पे क्या है, ई। तो माइनस टी बाय आर सी और लॉग को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और इसको लिख सकते हो 1 माइनस क्यू बाय ई सी। ई सी बाय ई सी 1 हो गया, माइनस क्यू बाय ई सी। तो क्यू बाय ई सी को इधर ले आओ, तो क्यू बाय ई सी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और Q इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये चार्ज आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो चार्ज टाइम के साथ ऐसे चेंज होता है, ई सी इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, ई की पावर में जो भी टर्म होती है वो एक्चुअली डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, मतलब ई की पावर में कोई भी टर्म हमेशा कैसी होगी, डायमेंशनलेस। तो जो आर सी है वो भी डायमेंशनली किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। ये डायमेंशनलेस है तो ये आर सी भी किसको डिनोट करेगा, टाइम को। और आर सी लेकिन इस सर्किट के लिए कांस्टेंट होगा, मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है वो फिक्स है। तो इस टर्म को हम एक नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं टाइम कांस्टेंट। मतलब ये डायमेंशनली टाइम को डिनोट करता है और एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू आर सी, और ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे अगर मान लो टाइम टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो Q क्या हो जाएगा, ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो ये आ जाएगा ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई जो है इसकी वैल्यू होती है 0.37। तो ई की वैल्यू क्या होती है 2.7, इस तरह से होती है। तो 1 अपॉन ई निकालोगे तो कितना आएगा, 0.37 आएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन ई कितना आ जाएगा, 0.63 ई सी। और ईसी मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पे आएगा, जैसे टाइम को इनफाइनाइट रखोगे तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, ईसी। एक टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 0.63 ईसी। तो टाइम कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें चार्ज मैक्सिमम का 63% आ जाएगा। मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, ईसी, उसका 0.63 मतलब 63%। ठीक है, तो लिखो टाइम कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन होती है, तो लिखो टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम during which the charge rises on the capacitor plates to 63% of its maximum value. 63% of its maximum value.
ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें चार्ज कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का 63%। ठीक है, तो ये याद रखना होता है कि Q किसी भी टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, ई सी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ आर सी के बराबर होता है, और एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना हो जाएगा, 63% ऑफ ई सी। तो देखो ये तो आ गया चार्ज के लिए एक्सप्रेशन। ऐसे अगर करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखना हो किसी भी टाइम पे, तो कैसे लिखोगे, क्या होगा करंट, डी क्यू बाई डी टी। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है हमको, तो करंट किसी भी टाइम पे क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा, तो ई सी तो कांस्टेंट हो गया, वन का डेरिवेटिव जीरो, इधर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ इंटू माइनस वन बाय टाउ, चेन रूल लगेगा। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स जैसा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस टी बाय टाउ है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यहां से क्या आएगा, माइनस वन बाय टाउ। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टाउ किसके बराबर होता है, आर सी, तो एक सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई बाय आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये करंट आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पे देख सकते हो t इज इक्वल टू जीरो पे e की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। करंट क्या होगा, मैक्सिमम e बाय आर। और टाइम बढ़ेगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी स्टडी स्टेट पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। और चार्ज देखोगे तो चार्ज में जब जीरो रखोगे तो e की पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो शुरू में चार्ज क्या होगा, जीरो, और फाइनली कितना हो जाएगा, ईसी। ठीक है, तो इस तरह से करंट और चार्ज टाइम के साथ वेरी करते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई ये भी पूछ ले कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा, हमें चार्ज का वेरिएशन पता चल गया, करंट का पता चल गया, कोई पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या लिखोगे उसको, हम्म, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्यू बाय सी। तो उस क्यू का जो एक्सप्रेशन है उसको सी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जैसा वेरिएशन चार्ज का होगा लगभग वैसा ही वेरिएशन इसका होगा। ठीक है ना, मतलब ये फैक्टर बस चेंज हो जाएगा कांस्टेंट वाला, बाकी फंक्शन वैसा ही टाइप का आएगा। और ऐसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर देखेंगे, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई आर। अगर करंट पता है रेजिस्टर से जाने वाला तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, तो इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ई इंटू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अच्छा, अब इनका अगर ग्राफिकल वेरिएशन देखें चार्ज और करंट का, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ क्यू एंड आई वर्सेस टी। ठीक है, तो Q
और I का वेरिएशन टाइम के साथ क्या होगा। तो चार्ज शुरू में कितना होगा, तो चार्ज का क्या एक्सप्रेशन आया था, Q इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 - e⁻ और करंट का E/R इंटू e⁻ तो टाइम जब 0 होगा तो चार्ज कितना होगा, टाइम 0 पे 0, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कैसे बनेगा ग्राफ। अच्छा, इंफिनिटी स्टडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा, EC, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी EC होगी और उसको अटेन करेगा तो 0 से बढ़ेगा और EC को अप्रोच करेगा। ये इस तरह से आएगा। ठीक है, और करंट का कैसे बनेगा ऐसी, करंट शुरू में कितना होगा, E/R, और फाइनली कितना होगा 0। तो ये एक्सपोनेंशियली कम होगा और कम होके किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, करंट एक्सपोनेंशियली घटेगा। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट, उसको हम देखें तो ये मान लो टाइम कांस्टेंट वाला पॉइंट है। तो टाइम कांस्टेंट पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0.63 EC। ठीक है, और करंट कितना हो जाएगा, तो टाइम कांस्टेंट जब टी टाउ के बराबर होगा तो e⁻⁻1, तो e⁻⁻1 कितना होता है 0.37। तो करंट कम होकर कितना रह जाएगा, 37% रह जाएगा मैक्सिमम का। ठीक है ना, चार्ज बढ़कर 63% हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट में, और करंट 63% कम हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा 37% बचेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर पोटेंशियल का ग्राफ भी बनाना है तो कैपेसिटर के लिए ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, बस इसकी जगह EC की जगह क्या आ जाएगा E। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर का ग्राफ बताना है तो वही करंट जैसा बन जाएगा, बस यहां भी E/R की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, आया समझिए। तो एक क्वेश्चन लिखो, कैपेसिटर सेम कैपेसिटर is charged same capacitor is charged using two different circuits having resistances R1 and R2 and batteries of EMF E1 and E2 and batteries of EMF E1 and E2 respectively. Graph of graph of charge versus time is given for the two cases. Graph of charge versus time is
given for the two cases. Find relation between R1 and R2 and E1 and E2. रिलेशन मतलब बड़ा छोटा कौन होगा या बराबर होंगे, किस तरह के होंगे। ठीक है, तो सेम कैपेसिटर को हमने दो अलग अलग सर्किट में चार्ज किया, एक में ऐसा ग्राफ मिलता है चार्जिंग का, दूसरे में ऐसा ग्राफ मिलता है। तो बताना है कि कैपेसिटर तो सेम ही है, तो E1 E2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ऐसे R1 R2 में क्या रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन आ रहा है, E1 ग्रेटर देन E2 और R2 ग्रेटर देन R1, ये आ रहा है। अच्छा, E1 E2 से बड़ा क्यों होगा? हम्म E1 E2 बराबर होंगे, गुड। देखो, जो ये दे रखा है चार्ज, तो दोनों सेम लाइन को रीच कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम चार्ज है दोनों के केस में वो सेम आ रहा है। और मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, EC, और वो दोनों के लिए सेम है, यानी E1C इज इक्वल टू E2C, क्योंकि कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी सेम है ही। तो चार्ज से हमें क्या पता चलेगा, E1 E2 के बारे में पता चलेगा कि मैक्सिमम चार्ज दोनों पे सेम आ रहा है और कैपेसिटेंस भी सेम है, इसलिए E1 किसके बराबर होगा, E2। अब R1 R2 में कंपेयर करना है, तो ये भी देख सकते हैं जो जल्दी बढ़ेगा एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और जिसमें देरी से बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। या फिर टाइम कांस्टेंट से देखा जा सकता है इसको, कैसे, दोनों में मैक्सिमम चार्ज सेम है, तो टाइम कांस्टेंट का एप्लीकेशन ऐसे क्वेश्चन में होता है कि मैक्सिमम का 63% चार्ज जो होगा वो एक टाइम कांस्टेंट पे होता है। तो इस सर्किट के लिए ये वाला टाइम कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरे वाले सर्किट के लिए ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज सेम है, उसका 63% भी सेम है, तो ये 63% इसके टाइम कांस्टेंट पे होगा और ये वाला इसके टाइम कांस्टेंट। तो यहां से देख सकते हो कौन सा टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, सेकंड वाला। तो τ2 इज ग्रेटर देन τ1। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC, तो R2C इज ग्रेटर देन R1C, सो R2 इज ग्रेटर देन R1, ये आ जाएगा। ठीक है, initially capacitor is uncharged, initially capacitor is uncharged at t is equal to 0, switch is closed, at t is equal to 0, switch is closed. Find charge on capacitor and current in the circuit. Find charge on capacitor and current in the circuit at, first part, t is equal to 10 millisecond, t is equal to 10 millisecond. Second, t is equal to 20 millisecond.
देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चंस होते हैं जनरली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टाइम दिया होता है वो टाइम कांस्टेंट का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, मतलब ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे अगर कभी भी सर्किट में किसी टाइम पे अपने से चार्ज या करंट पूछा है, तो सबसे पहला काम करोगे टाइम कांस्टेंट निकालो। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर सी। तो आर हो गया 5 × 10⁻³ सी हो गया 2 × 10⁻⁻6, क्या रहेगा 10 × 10⁻³ यानी कि 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड जो है वो इस सर्किट का क्या है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अब अपने से ये पूछा है कि चार्ज क्या होगा 10 मिली सेकेंड पे, यानी एक टाइम कांस्टेंट पे। तो चार्ज क्या होता है, ई सी इंटू 1 - e⁻⁻t/टाउ। तो 10 मिली सेकेंड पे ये e⁻⁻1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाता है 63%। तो 0.63 ई सी, ई कितना है 10, सी कितना है 2 × 10⁻⁻6, तो यह रहेगा 12.6 माइक्रो कूलम, ये चार्ज आ जाएगा। और करंट मैक्सिमम का 37% आ जाता है, तो 0.37 इंटू ई बाय आर। तो 0.37 इंटू 10/5 × 10⁻³ ये आ जाएगा। तो 0.74 मिली एम्पियर ये करंट आ जाएगा 10 मिली सेकेंड। आ रहा है समझिए। ठीक है। अब दूसरा टाइम जो है सेकंड में टी एक्चुअली 2 टाउ के बराबर है, 20 मिली सेकेंड। तो बेसिकली जो चार्ज होगा वो हो जाएगा ई सी इंटू 1 - e⁻², क्योंकि टी इज 2 टाउ तो -2 आ जाएगा। तो ई सी तो हमें पता है, ई इंटू सी इज 20 माइक्रोकूलम। 1 - अब 1/e होता है 0.37, तो ये 1/e का क्या हो गया, स्क्वायर। तो 0.37 का स्क्वायर, तो 0.37 का स्क्वायर निकालोगे तो अराउंड 0.13 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो रफली इतना आएगा, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो कितना हो जाएगा ये 20 माइक्रोकूलम इंटू 0.87, तो 15.4 माइक्रोकूलम ये आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, सॉरी 17.4, सॉरी। और करंट, तो करंट आ जाएगा E/R इंटू e⁻², t/टाउ जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E/R दैट इज 10/5 इंटू 10⁻⁻3, e⁻² इज 0.13, तो ये आ जाएगा 0.26 मिली एम्पियर। ठीक है, आ रहा है समझिए। तो इस तरह से कभी भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हैं तो ज्यादातर केसेस यही रहता है कि टाइम जो दिया होगा वो टाइम कांस्टेंट का मल्टीपल है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हमें लॉग टेबल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ई की पावर कुछ आ जाएगी, कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे ई की पावर जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा, वो तभी आएगा जब टाइम टाइम कांस्टेंट का क्या होगा, मल्टीपल। और 1/e हमें पता है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज, जैसे प्रैक्टिकली हम कभी भी कैपेसिटर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, स्टेडी स्टेट की। तो वो स्टेडी स्टेट आने में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगता है, वैसे थ्योरेटिकली देखें तो चार्ज मैक्सिमम कब होगा, इनफाइनाइट टाइम पे। जब टी इनफाइनाइट होगा तब चार्ज क्या होगा, ईसी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो जनरली कैपेसिटर्स माइक्रोफेरेड की रेंज के ही होते हैं, और रेजिस्टर्स हम किलो ओम, किलो ओम भी बहुत ज्यादा है, ओम मानेंगे तो और ही छोटा हो जाएगा। तो अगर किलो ओम की भी रेंज का मान ले तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जैसे हम यही केस ले लें 10 मिली सेकेंड, मतलब टाइम कांस्टेंट किस ऑर्डर का आ रहा है, मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड में
चार्ज कितना आ जाएगा 63%। फिर उसका डबल देखें 20 मिली सेकेंड में कितना आ रहा है 87%। 87% हो गया। ऐसे हम इसका और डबल कर दें, मान लो 40 मिली सेकेंड कर ले, 4 टाइम कांस्टेंट, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, 1/e की पावर 4, यानी इसका भी स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 0.13 का स्क्वायर 0.0169, उसको 0.2 भी मान लें तो 98% चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.2। ठीक है, तो 4 टाइम कांस्टेंट में 98%, ऐसे 5-6 में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली पूरा चार्ज आ जाएगा। और 5-6 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ 60 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड भी नहीं हुआ। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं सर्किट में, तो उसको चार्ज होने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। इसीलिए हम प्रैक्टिकली जब भी कैपेसिटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेडी स्टेट। और ऐसा नहीं कि वो स्टेडी स्टेट आने में घंटों लगेंगे, अपन ने जैसे ही कैपेसिटर लगाया 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, इसकी स्टेडी स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से, तो जनरली जब हम बात करते हैं वैसे इन जनरल, तो अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो उसमें करंट हमेशा ही क्या मानते हैं, जीरो, क्योंकि वो करंट जितनी देर फ्लो करेगा उतनी देर अपने कुछ पता भी नहीं चलेगा, वो 1 सेकेंड से भी कम समय होगा। और अपन यही मानते हैं कि फटाफट कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा और करंट कैपेसिटर वाली ब्रांच में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझिए। मान लो ये ऐसे दे रखे हैं दो कैपेसिटर्स सीरीज में, एक रेजिस्टर है। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, initially capacitors are uncharged, at t is equal to 0 switch is closed, at t is equal to 0 switch is closed. Find charge on capacitors as a function of time. Find charge on capacitors as a function of time. अच्छा, इसमें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो हमने रिजल्ट फाइंड किया था फाइनल, उस रिजल्ट को ही यूज करना है। तो उसका यूज करके डायरेक्टली अपन कैसे चार्ज बताएंगे वो देखना है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट का यूज कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी इन दोनों को हम एक सिंगल कैपेसिटर की तरह मान सकते हैं, जिसका कैपेसिटेंस है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो एक सिंगल कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा वो तो हम बता ही सकते हैं। तो कितना चार्ज आता है, तो Q इज इक्वल टू ई सी, सी की जगह C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, यहां भी सी की जगह क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। और दोनों सीरीज में है, तो जो इक्विवेलेंट पे आएगा वही दोनों पे चार्ज आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम। तो दिस इज सेम एज Q1 Q2, तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा, और वो कितना हो जाएगा, ई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 1 माइनस टी C1 प्लस C2 अपॉन आर C1 C2। अच्छा, मान लो इसी में अगर पैरेलल में है ये दोनों कैपेसिटर्स, अब इसी तरह से लिखो इन दोनों पे क्या चार्ज आएगा, C1 पे क्या चार्ज आएगा, C2 पे क्या आएगा।
इनिशियली अनचार्ज्ड है और फिर हमने स्विच क्लोज किया, तो इस केस में क्या आएगा रिजल्ट? तो इसमें भी इक्विवेलेंट का यूज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। तो अगर दोनों को एक सिंगल कैपेसिटर की तरह माने तो जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा E C1 प्लस C2 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय R C1 प्लस C2। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे चार्ज दोनों पे सेम नहीं होगा, तो पैरेलल में जो टोटल चार्ज है वो तो यहां से आया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिवाइड होता है। तो जो Q1 आएगा वो आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E C1 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय R C1 प्लस C2। और ऐसे Q2 आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q is equal to EC2 into 1 minus E की पावर माइनस T by R C1 plus C2। ये इस तरह का एक सर्किट दे रखा है। क्वेश्चन वैसा ही है। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड at t is equal to 0 switch is closed, at t is equal to 0 switch is closed, find charge on capacitor as a function of time, find charge on capacitor as a function of time। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें लगा सकते हैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला तब लगेगा जब एक सिंगल ब्रांच है, तो जैसे हमने पहले कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट बना लिया तो वो भी एक सिंगल सर्किट जैसा बन गया। अब इसमें तो सिंगल सर्किट तो है नहीं, सिंगल ब्रांच। अगर ये नहीं होता तो लगा सकते थे, तो फिर आर कितना लेते हैं? 2R, कैपेसिटेंस C हो जाता। अब इसको मैं क्या करेंगे? एक तरीका तो वही है कि जैसे हमने डिराइव किया था वैसे करें कि यहाँ पे कुछ I1 करंट मान लें, लेकिन एक करंट से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ I1 माना, यहाँ I2 माना, तो यहाँ से I1 प्लस I2, तो यहाँ पे चार्ज Q, दो लूप में KVL लगाएं, I1 को dQ बाई dt लिख सकते हैं और उसको क्या कर दें? सिंप्लीफाई करें, उससे चार्ज आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम तो होगा नहीं अपने पास करने के लिए, फिर क्या करेंगे? और कुछ कर सकते हैं? तो देखो, जो जनरल मेथड है कि केवीएल लगा के डिराइव, वो तो कभी भी नया केस आए, कुछ भी नहीं समझे तो वो तो करना ही है। अच्छा, लेकिन ये जो अपन ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या किया था? Q इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। वो लगता है अगर एक सिंगल सर्किट हो, मतलब सिंगल ब्रांच हो, और इनिशियली कैपेसिटर कैसा हो? अनचार्ज। ध्यान रखना, वो तभी लगेगा जब कैपेसिटर अनचार्ज होगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका जो होता है, जो प्रॉब्लम आसान कर देगा। अब अगर एक ही सर्किट होता तो हमारे को आसानी रहती करने में, लेकिन वैसा नहीं है। अब देखो, यहाँ पे बैटरी है और एक
रेजिस्टर है, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर है, तो यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर है। तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए, यहाँ पर कुछ बैटरी है नहीं, लेकिन हम एक 0 वोल्ट की बैटरी मान लें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 0 वोल्ट की बैटरी मतलब वही प्लेन वायर ही हो गया, लेकिन फायदा बहुत हो जाएगा। अब ये दोनों बैटरीज पैरेलल में हो गई, इनका इक्विवेलेंट बना लेंगे तो एक सिंगल सर्किट बन जाएगा। ये वाली बैटरी और ये वाली, मतलब इसको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी और ये रेजिस्टेंस, इससे हमने एक इक्विवेलेंट बना लिया, तो ये एक सिंगल ब्रांच हो गई, तो एक सिंगल सर्किट बन गया। अब उसके हिसाब से लिख सकते हैं। देखो अब आगे करो। तो फिर इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखोगे, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ई बाय आर प्लस 0/r/1/r प्लस 1/r, तो ई बाय आर अपॉन 2/r दैट इज E/2। और जो आर इक्विवेलेंट है तो पैरेलल जैसा ही होता है, तो अगर दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2। तो यानी इतने इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, अब एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया। अब तो ईएमएफ हो गया E/2 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R/2। तो अब जो चार्ज होता है वो होता है EC, तो E की जगह आ जाएगा E/2 इंटू सी इंटू 1 - e⁻⁻t/RC। आर की जगह ये टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 3R/2, तो 3R/2 इंटू सी। तो इस तरह से हम आसानी से ये चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो बैटरी कहीं भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नॉर्मल सर्किट भी सॉल्व करना है, अगर ऐसा करने से आसान हो रहा है तो कर सकते हो। जैसे मान लो 10-15 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किसी एक रेजिस्टेंस से करंट बताना है, तो अपन सब में 0 वोल्ट की बैटरी मान के एक ई इक्विवेलेंट बना लें, आर इक्विवेलेंट बना लें, और उस रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट बता सकते हैं उस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका हम यूज कर सकते हैं कभी भी। और अगर ये पहले से चार्ज होता कैपेसिटर तो भी ये तरीका यूज कर सकते थे, इस सर्किट को इतना सिंपल बना के फिर इसमें क्या लगा सकते थे केवीएल, मतलब लिमिट्स उसमें चेंज हो जाती है अगर चार्ज होता तो उसके लिए भी अपने को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को करने में हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है ना, ये अभी लगा सकते हैं या बाद में, थ्रू आउट दी प्रोसेस हम इसको ऐसा मान सकते हैं, चाहे शुरुआत हो अंत हो बीच में कहीं पर भी हो। तो अगर हमें पहले से कुछ चार्ज देके भी पूछा जाता तो भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो ऐसे केसेस में यूज की जाती है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ऐसे केस में हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, ये भी तब है लेकिन जब कैपेसिटर इनिशियली क्या होगा अनचार्ज। तो चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट मेथड जो ऐसे का होता है Q एट स्टेडी स्टेट इंटू 1 - e⁻⁻t/टाउ इफेक्टिव। तो चार्ज अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है तो किसी भी टाइम पे चार्ज को क्या लिख सकते हो Q एट स्टेडी स्टेट इंटू 1 - e⁻⁻t/टाउ इफेक्टिव, वेयर टाउ इफेक्टिव इज इक्वल टू R effective into C, and R effective is, ठीक है ना, जैसे टाउ क्या होता है आर सी, तो सी तो एक ही है, आर का क्या लेना पड़ेगा एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो एंड आर इफेक्टिव इज, लिखो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस across the terminals of capacitor, effective resistance across the terminals of capacitor by replacing batteries with their internal resistances, by replacing
batteries with their internal resistances। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। देखो अब इसको कैसे यूज करोगे, तो Q एट स्टेडी स्टेट, तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि स्टेडी स्टेट पे कैसे चार्ज बता सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाता है, तो सारा करंट यहां से जा रहा होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। करंट कितना जाएगा E/2R, तो यहां से भी E/2R जा रहा होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E/2, I इंटू आर करोगे तो। और यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी हो जाएगा। तो फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा E/2, तो चार्ज क्या आ जाएगा स्टेडी स्टेट पे EC/2। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट जीरो होगा, उसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज कितना आएगा। अब टाउ इफेक्टिव के लिए आर इफेक्टिव, तो आर इफेक्टिव में हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारा ये सर्किट था, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर के टर्मिनल्स हैं, मतलब इसको अपन हटा दें, जो कैपेसिटर के टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और निकालते वक्त जो बैटरीज वगैरह है, अब उनको तो इफेक्टिव में यूज नहीं कर नहीं सकते, तो उनको हम किससे रिप्लेस कर दें, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आइडियल बैटरी है तो प्लेन वायर ही बन जाएगा, और अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, तो वहां पे क्या लगा देंगे आर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आइडियल बैटरी थी, मतलब हो सकता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो, फिर वो रेजिस्टेंस आ गया, अगर वो अलग से बना दिया, ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, आइडियल बैटरी को, इसको क्या कर देंगे प्लेन वायर से। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल। अब जैसे हम नॉर्मली रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं वैसे निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया R/2, और ये R/2 इस R के साथ सीरीज में, तो कितना हो गया 3R/2, तो R इफेक्टिव इज 3R/2। अब इस एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आया समझ, कोई दिक्कत किसी को। तो स्टेडी स्टेट पे यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट यहां से जाएगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, और स्टेडी स्टेट पे करंट कितना जा रहा होगा E/2R, वो पूरा यहां से चला जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E/2। और यहां से करंट नहीं जा रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही यहां होगा, तो उससे स्टेडी स्टेट का चार्ज आ जाएगा EC/2। और फिर R इफेक्टिव क्या होगा, कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस, और बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है।